ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर के नेबरहुड सर्विस 1 के अलावा डीटी फ्री डिश और एआईआर वर्ल्ड सर्विस उर्दू यूट्यूब पर हम आपसे मुखातिब हैं। पेश खिदमत प्रोग्राम साइंस नामा। पेश खिदमत प्रोग्राम साइंस नामा। साइंसनामा का एक और नया शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम सामीन को नईम का पुरखुलूस आदाब। दोस्तों, साइंस की दुनिया भी एक अजीब व गरीब सी दुनिया है, और जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आज के दौर में वाकई टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ हासिल किया है। 100 साल पहले हम क्या करते थे, कहाँ थे, और आज के वक्त में अगर देखा जाए आज के तनाजुर में, तो हमने बहुत तरक्की की है। हमने क्या, टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है। हमारे साइंसदानों ने वो कारनामे अंजाम दिए हैं जो आने वाली नस्लें उनको याद रखेंगी। और जब हम तसव्वुरात को साइंस के साथ जोड़ देते हैं, उनसे मुंसलिक करते हैं, तो एक नया तसव्वुर पैदा होता है, एक नया ख्याल पैदा होता है। अब बात करें वक्त के दौरानी के मुतालिक, यानी कि टाइम कैप्सूल के मुतालिक, तो बड़ा ही दिलचस्प मौजू हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। न सिर्फ हम बात करेंगे टाइम कैप्सूल के हवाले से, बल्कि साइंस के दिगर मैदानों में क्या हो रहा है, क्या हलचलें हैं और कितनी तरक्की साइंस ने की है, और हमारे नौजवान इस मैदान में क्या क्या करने जा रहे हैं, क्या क्या हैं उनकी कारगुजारियां। इन सब पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनीष मोहन गोरे साहब। आप CSIR यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च में एडिटर हैं, और आप एक नहीं बल्कि 2 मैगजीन्स, बल्कि ये कहा जाए कि एक मैगजीन और एक रिसर्च जर्नल के एडिटर हैं। और ये जो मैगजीन है जिसका हम हवाला आपको दे रहे हैं, यह है विज्ञान प्रगति, और दूसरा है रिसर्च जर्नल BVAAP। डॉक्टर मनीष गोरे साहब, आपका हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल है, वेलकम है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें बड़ी मसरत है कि आज एक बहुत ही दिलचस्प मौजू के हवाले से हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। जितना हमारे सामीन को तजस्सुस है आज के मौजू को लेकर, उससे ज़्यादा मुझे तजस्सुस है इस टाइम कैप्सूल को जानने के लिए, क्योंकि 100 साल पहले हमारी ज़िंदगी क्या थी और 100 साल के बाद हमारी ज़िंदगी क्या होगी, हम किस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे, किस टेक्नोलॉजी में हम थे, वो तमाम बातें जानने के लिए हम बहुत मुंतज़िर हैं और ये चाहते हैं कि आप बताएं कि टाइम कैप्सूल दरअसल है क्या। ये जो टाइम कैप्सूल है, जैसा कि इसका नाम हम सब देख रहे हैं, टाइम कैप्सूल, ऐसा कैप्सूल जो किसी खास टाइम को ध्यान में रख के जी इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और बड़ी दिलचस्प बात है, और मैं इसके सहारे एक साइंस फिक्शन को इससे लिंक करते हुए बताना चाहूँगा जी कि टाइम कैप्सूल का जो कॉन्सेप्ट है वो साइंस फिक्शन में सबसे पहले साइंस फिक्शन राइटर्स ने इसको दिया जी, जिसके अंदर किसी भी इंसान के शरीर को वो जिंदा है, लेकिन उसको नाइट्रोजन के कैप्सूल में रख दिया जाता है। और ज्यादातर नाइट्रोजन गैस की आप बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन गैस, इसमें लाइफ सस्पेंडेड रहती है, वो इंसान की मौत नहीं होगी, और वो मतलब वही ठहर जाती है, रुक जाती है, जिंदगी में ठहराव आ जाता है, लेकिन वो एक डेफिनेट टाइम तक के लिए उसके शरीर को, उसकी बॉडी को रखा जा सकता है के लिए आप उसको रख देते एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। और ये एक एक्सपेरिमेंट की तरह से साइंटिस्ट कर सकते हैं। इसकी एक इमेजिनेशन साइंस फिक्शन राइटर्स ने कई सारे साइंस फिक्शन स्टोरीज में किया है, ज्यादातर स्पेस ट्रैवल के दौरान। और अगर हॉलीवुड फिल्मों की बात की जाए तो अक्सर बेशतर ये चीजें देखने को मिलती हैं, बहुत आमतौर पे देखने को मिलती है। तो वो हकीकत में हमारे जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है जी, उस यूनिवर्सिटी के कई डिपार्टमेंट्स, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के करीब 25 स्टूडेंट्स ने मिलकर, और उनके जो प्रोफेसर्स हैं, ये कैप्सूल बनाया और उसमें 100 साल के लिए एक डिफाइन किया कि अगले 100 साल तक इसमें जो आज के टेक्नोलॉजी हमारी है, आज के टाइम की, उसको महफूज किया गया है। उसको महफूज 100 टेक्नोलॉजी से बने हुए आइटम्स को महफूज करके रखा गया है। इसमें जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 100
टेक्नोलॉजी जो हमारे आज के टाइम की हैं जी, हमारे साइंसदान ने जिन्हें डेवलप किया है उनको महफूज करके अगले 100 साल तक के लिए रखा जाएगा, और अगले 100 साल के बाद 2119 ईयर में उस जमाने में जो भी उसको हासिल करेगा उसको निकालेगा बाहर जी, और ये एक हिस्ट्री में भी डॉक्यूमेंट करके रखा जाएगा, दर्ज हो जाएगा। तो वो जब उस टाइम पे निकाला जाएगा तो तब हमारी टेक्नोलॉजी और आगे जा चुकी होगी। जाहिर सी बात है 100 साल के बाद हम कहीं और होंगे। बिल्कुल। और फिर उनको कितना ताज्जुब होगा कि हमारे 100 साल के पहले जो टेक्नोलॉजी इसमें महफूज रखी गई थी जी, वो क्या क्या थी, और हम अभी 2119 में कहाँ पे पहुंच गए हैं। 2019 से लेकर 2119 में अगर उसको निकाला जाएगा, देखा जाएगा, तो तब कितनी तब्दीलियां आएंगी हमारी टेक्नोलॉजी में, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। और जैसे कि आपने बताया कि ये 100 साल के लिए महफूज की जाती हैं ये चीज़ें, तो उसमें कितने आइटम्स इस वाले प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, इस कैप्सूल, टाइम कैप्सूल के हवाले से बात करें, तो कितनी चीज़ों को इसमें रखा गया है? इसमें 100 साल का जो टाइम ड्यूरेशन है जी, उसी की सिमिलैरिटी करते हुए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 100 आइटम्स को रखा है। 100 आइटम्स उसमें महफूज करके रखे गए हैं, जिसके अंदर लैपटॉप, स्मार्टफोन, ड्रोन, यहाँ तक कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ड्रोन, जी जी, एयर फिल्टर और कुछ किताबों को भी रखा गया है। अच्छा, ताकि 100 ईयर्स के बाद ये तब के ज़माने के लोग जब इसको डिग आउट करें तो उनको पता लगे कि उस ज़माने में ये टेक्नोलॉजी थी और ऐसी किताबें छपती थी। अच्छा, कुछ साइंस से मुताल्लिक आलात भी हैं, इक्विपमेंट्स भी हैं जो इसमें रखे गए हैं? जी, साइंस के हमारे लैपटॉप, स्मार्टफोन, मोबाइल, जी, 2 स्ट्रोक्स इंजन भी इसमें 2 स्ट्रोक इंजन्स हैं, एयर फिल्टर हैं जी, और इंडक्शन कुक टॉप है, इस तरह के जी जी, इंस्ट्रूमेंट्स को भी रखा गया है। तो ये 100 साल तक रखने का जो एक महफूज रखने का एक तरीका है, जो टाइम कैप्सूल है, इससे आने वाले वक्त में जो है जो बेनिफिट मिलेगा वो क्या रहेगा टेक्नोलॉजी के मैदान की अगर हम बात करें? जैसा कि शुरू में जिक्र आपने किया कि कोई भी टेक्नोलॉजी साइंसदान डेवलप करते हैं तो वो उस जमाने के, उस दौर के जो मुताबिक होते हैं, जो जरूरत होती है उसके मुताबिक किया जाता है। तो अभी हम अगर पीछे मुड़ के देखें तो पिछले 50-60 सालों में हमने टेलीविज़न, जी, कंप्यूटर और टेलीविज़न के साथ साथ रेडियो का विकास हुआ। जी, कंप्यूटर आया, कंप्यूटर बड़े साइज का था, फिर उसकी साइज छोटी होती गई, लैपटॉप बन गए, फिर लैपटॉप हुआ, टेलीफोन से स्मार्टफोन पे हम लोग चले गए। पेजर चलता था उस जमाने में, पेजर चलता सबसे पहले, वही मैसेज के लिए, और ईमेल और इंटरनेट हमारे दौर की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी मानी जा सकती है अगर बात की जाए तो। और ड्रोन आज का बिल्कुल ताज़ा टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा हम एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, और अभी जो कोविड का पैंडेमिक था उसमें हेल्थ जो प्रॉब्लम्स हैं, किसी दूर दराज के विलेज में कोई वैक्सीन पहुंचानी के लिए, निगरानी रखने के लिए हमारे बॉर्डर्स पे, जी, हेल्थ सेक्टर में इसका क्या इस्तेमाल है कि जैसे कोविड में हमने देखा कोई मेडिसिन पहुंचानी है किसी ऐसे गांव में, वैक्सीन पहुंचानी है, वहाँ कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, जी, तो ऐसे में ड्रोन वहाँ पहुंच जाता है, बिल्कुल, बिना किसी किसी को उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना बड़ा एडवांटेज है टेक्नोलॉजी। ये तो बातें आपने बताई टाइम कैप्सूल के हवाले से, बड़ी दिलचस्प बातें थी, और चाहते तो हम ये हैं कि इसके मुतालिक हम आपसे और भी जानें, लेकिन चूंकि हमने अपने सामीन से वादा किया था प्रोग्राम के आगाज में कि टाइम कैप्सूल के अलावा भी हम बहुत सारी बातें करेंगे साइंस के मैदान की अगर बात की जाए। और देखिए, कहा जाता है कि सफाई जो है, सफाई सुथराई जिसे हम कहते हैं, हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो न सिर्फ जिस्मानी सफाई बल्कि आसपास के माहौल को साफ रखना भी बहुत ज़रूरी है, और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है एक अच्छे शहरी होने के नाते कि हम अपने आसपास के इलाके को साफ सुथरा रखें, ताकि जो एनवायरनमेंट है, माहौल है, वो साफ सुथरा रहे और एक साफ हवा में हम सांस लें। इस मुतालिक अभी हाल ही में एक प्रोग्राम चलाया गया है
हुकूमत की जानिब से, उसके मुतालिक हम जानना चाहते थे। जी, ये बिल्कुल। जो साहिली इलाकों मुहिम चलाई गई है, ये क्या है मुहिम, थोड़ा सा इसके मुतालिक हम जानना चाहते हैं। इसमें हमारा जो सी कोस्ट है, हमारे समुद्र के चारों तरफ जो कोस्टल एरियाज हैं, उसमें ज़्यादातर देखा जाता है कि जो टूरिस्ट हैं या वहाँ आने जाने वाले लोग प्लास्टिक से रिलेटेड जो पोल्यूशन है उसको क्रिएट करते हैं। प्लास्टिक की बॉटल्स या रैपर्स, चिप्स के रैपर्स, इन सब चीज़ों को वहाँ फेंक के चले जाते हैं। तो जो लोग भी वहाँ से आते जाते हैं या जो सैयाह घूमने के लिए हमारे आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो जो भी उनके पास सामान ऐसा होता है जैसे प्लास्टिक की बोतल या बिस्किट, चिप्स के रैपर्स, तो वो वहाँ डंप करके चले जाते हैं। और जब वो समुद्र की लहरों के साथ समुद्र के भीतर चला जाता है तो वो उसमें समुद्र के अंदर रहने वाले जो लाइफ फॉर्म्स हैं, जो जीव हैं, एनिमल्स हैं, इवन प्लांट्स जो हैं, उनके लाइफ को खतरा होता है जाहिर सी बात है, वो प्लास्टिक की वजह से। और आप सभी लोगों ने ये देखा होगा कि एक जो टॉर्टॉइस कछुआ होता है, उसके पेट में ये प्लास्टिक के जो थैले हैं, बैग्स हैं, वो चले जाते हैं। और यही वजह है कि अभी हाल ही में हमारी हुकूमत ने प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद की है, और ये इसकी वजह भी यही है ताकि जानदारों की हिफाजत की जा सके, जिसमें न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी शामिल हैं। जैसे कि आपने बताया कि उसमें रहने वाले जानदार जो हैं उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा लाहक हो जाता है। तो ये जो सफाई मुहिम चलाई गई है, और ये तकरीबन 75 दिनों तक चलने वाली मुहिम है। ये मुहिम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, 75 दिनों तक चलाएंगे। और 3 जुलाई 2022 को इसकी शुरुआत की गई है। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, ये इसको नाम दिया गया है। यह मुहिम 17 सितंबर 2022 तक, यानी कि कोई 2.5 महीने चलाई जाएगी, जिसके अंतर्गत 75 डेज तक इस मुहिम के अंतर्गत कुल मिला के 7,500 किलोमीटर लंबा जो सी कोस्ट है जी, उसकी सफाई, साहिली इलाका जो है वो इतना लंबा, तो बहुत बड़ा एक इलाका है। और जब इसकी सफाई हो जाएगी तो इसका बड़ा फ़ायदा जो है माहौलियात को पहुंचेगा। फ़ज़ा है वो बिल्कुल आलूदगी से पाक हो जाएगी, साफ़ सुथरी फ़ज़ा में जो हम सांस लेंगे। और एक अच्छी बात इसमें यह है कि इस मुहिम में जी पब्लिक पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी भी कराई जाएगी, ताकि लोग भी बढ़ चढ़ के इसमें आगे आएं और उन्हें खुद भी एक एहसास हो कि इसकी सफाई समुद्र के तट की, पानी की, समुद्री और कितनी ज़रूरी है, और हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। इसके तय आवाम में बेदारी पैदा करना मकसद है इस मुहिम का, ताकि हम आसपास के माहौल को भी साफ रखें और अपनी ज़िंदगी में भी वो चीज़ें उतार लें जो हम दूसरों से तवक्को करते हैं। क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि हम अपने घर का कूड़ा अगर साफ़ करते हैं तो दूसरे घर के सामने डाल देते। कोशिश हमारी ये थी कि हमारा घर तो साफ़ रहे, लेकिन पड़ोसी के घर के आगे जो है वो कूड़ा करकट डाल दिया जाता है। तो ये चीज़ें जब तक हम अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर आगाज़ किया जाए, किसी मुहिम का आगाज़ किया जाए, और अगर हम बात करें सुधारने की, तो हमें अपने घर से शुरू करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि हमें अपने आप से शुरू करना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और कड़ी से कड़ी मिलकर जंजीर बनती है और फिर कामयाबी भी हम हासिल करते हैं। चलिए, प्रोग्राम में हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और एक और हवाले से हम आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी मुल्क के तरक्की और तामीर में नौजवानों का बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल। और साइंस की अगर बात की जाए तो इस मैदान में हमारे नौजवान किसी से भी पीछे नहीं। और आज के दौर में बड़ी तरक्की की है साइंस ने, और नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हम अपने मुल्क की अगर बात करें तो हमारे नौजवान बाहर मुल्कों में जाकर, आप देखें बैरून मुल्क जाकर कितनी अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हमारे मुल्क के जो नौजवान हैं वो हमारे मुल्क में ही रहें, और जो उनकी सलाहियतें हैं उनका हम भरपूर फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल। और इसी के तहत जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, और उसके जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने क्लाइमेट फ्रेंडली और इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स को इनोवेटिव तरीके से डिज़ाइन पेश करने वाले कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको अवार्ड दिया है। और ये एक यूनिक अवार्ड है, और इसके अंदर जो आज का दौर है जिसमें
एनवायरनमेंट को, हमारे माहौल को बहुत ही परेशानी और बहुत खराबी हो रही है जी। हमारी हवा, हमारा पानी और चारों तरफ का जो माहौल है वो पोल्यूशन उसमें बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और उसमें लोगों की भी भूल है, लोगों की गलतियों से ये होता है। जाहिर सी बात है, हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। तो ऐसे में एक नया कॉन्सेप्ट है और एक नया टेक्नोलॉजी है, इको फ्रेंडली बिल्डिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी के सहारे ऐसी बिल्डिंग को बनाया जाए जिसमें एनर्जी की सेविंग हो, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और पानी की भी उसमें बहुत ज़्यादा खर्च ना करने का टेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व हो जी। तो ऐसे ही कुछ कहने का मकसद आपका ये है कि मौसम की मुताबिकत रखने वाली इमारतें जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं हमारे कुछ नौजवान साथी, और इसी के लिए उनको इनामात से सरफराज किया गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। जी, और ये जो इनाम उन्हें दिया गया वो 1 जुलाई 2022 को, अभी कुछ दिनों हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, और ये जो मौका था वो सोलर डेकाथलॉन इंडिया नेट जीरो बिल्डिंग चैलेंज इस इनाम का नाम है, जो कुछ स्टूडेंट्स को इस तरह का जो मौसम के मुताबिक जो इमारत हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उनके इनोवेटिव डिज़ाइन बनाने के लिए उन्हें मिनिस्टर साहब ने दिया। और इसके अलावा साइंस के मैदान में क्या कुछ हाल फिलहाल में हुआ है, हम वो भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी हमने कहीं पढ़ा था कि दिमाग के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं और उनके दरमियान जो है कनेक्टिविटी को बेहतर तरीके से समझने के लिए और कयास लगाने के लिए साइंस ने बहुत कुछ किया है। यूँ तो अगर दिमाग की अगर बात की जाए तो साइंसदानों ने बहुत रिसर्च की है, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ होना बाकी है। तो इसमें एक नया एल्गोरिदम जो अभी आया है, डेवलप हुआ है, हम उसके मुतालिक आपसे जानना चाहते हैं कि ये आखिर है क्या और क्यों इसको डेवलप किया जा रहा है। बहुत मौजू आपने बात कही। बेंगलुरु में एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जी, वहाँ के रिसर्चर ने एक एल्गोरिदम डेवलप किया है जिसका नाम है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि GPU जी, बेस्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। इसके तहत हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं उनका आपस में क्या कनेक्शन है, क्या है उसको डिफाइन करने की कोशिश ये जो रिसर्चर है वो पहले से जान सकें कि उसमें क्या कनेक्टिविटी हो सकती है, उसके लिए ये डेवलप किया गया है। क्योंकि आप भी इस बात से वाकिफ होंगे कि जो हमारा ब्रेन है इतना कॉम्प्लिकेटेड है जी, कि वो एक गुत्थी है, एक मिस्ट्री है और जिसका सुलझना भी बाकी है भी। कोई 3 से 4% हमारे मस्तिष्क के बारे में रिसर्चर और साइंटिस्ट जान पाए हैं, और उसके साथ साथ हमारा मस्तिष्क किस तरह से काम करता है और हमारी जो मस्तिष्क को, हमारे ब्रेन को हम इंसान किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कितना इस्तेमाल करते हैं, कितने हिस्से को इस्तेमाल करते हैं, इसका परसेंटेज भी बहुत कम है। साइंसदान एक तो बहुत कम जान पाए हैं इसके बारे में, और लगातार उनकी रिसर्च चल रही है पूरे दुनिया में, हमारे मुल्क में भी जी, और न्यूरोलॉजी के अंतर्गत इसको लेके रिसर्च किया जाता है जी। और ये कहा जाता है कि आइंस्टाइन जो हमारे दुनिया के बहुत बड़े वैज्ञानिक और साइंसदान रहे हैं, फिजिसिस्ट, वो बाकी जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, सामान्य इंसान है, उनसे 2-3% ज़्यादा उन्होंने ब्रेन का इस्तेमाल किया जी। उनका दिमाग के जो सेल्स हैं वो ज़्यादा उन्होंने यूज़ किया और वो उसको प्रिजर्व करके म्यूजियम में भी रखा गया है। बिल्कुल। वैसे तो देखिए, वक्त हमसे ये कहता है कि हम कुछ और भी जानें, और बड़ी दिलचस्प बातें आप बता रहे हैं और कुछ और भी जानना चाहते थे, लेकिन वक्त जहां हमसे ये कहता है कि हम कुछ और जानें, वहीं हमें रोकने के लिए भी मजबूर करते हैं, रुकने के लिए मजबूर करते हैं। घड़ी की जो सुइयां हैं वो हमसे कह रहे हैं कि आपका वक्त जो है वो ख़त्म होने वाला है प्रोग्राम का, क्योंकि बड़ी दिलचस्प बात जारी थी और चाहते थे हम कि ये सिलसिला जारी रहे, लेकिन आइंदा कभी मौका मिलेगा तो हम ज़रूर इस हवाले से और भी बहुत कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि साइंस की जो तरक्की है वो कभी रुकती नहीं है, और ये तो जाहिर सी बात है कि रिसर्च होती रहती हैं और आगे भी होती रहेंगी।
और पहले भी हुई हैं, तो ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और जहाँ तक तरक्की की बात है, आपने कहा कि साइंस के मैदान में बहुत कुछ होना बाकी है। जहन या दिमाग के हवाले से आपने कहा कि अभी बहुत कम इस्तेमाल हमने अपने दिमाग का किया है, और जितना ज़्यादा हम इसका इस्तेमाल करेंगे उतने ज़्यादा इन्वेंशन होंगे। सही बात है। और वैसे भी कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ है जी। जब इंसान को ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की तो कुछ ना कुछ ईजाद करता है। तो आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें ईजाद होंगी। और आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए डॉक्टर मनीष मोहन गोरे साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। तो दोस्तों, ये था आज का साइंस नामा, जिसमें हम बात कर रहे थे डॉक्टर मनीष मोहन गोरे से। आप साइंटिस्ट हैं CSIR में, और अगले प्रोग्राम में एक और मौजू के साथ हाजिर होंगे। अपने मेजबान नईम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम साइंस नामा, ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। गंगा जमनी तहजीब के अक्कास उर्दू सर्विस की नशियात आप ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 से समाप्त कर रहे हैं। ये नशियात DRM 1071, न्यूज ऑन AIR ऐप और DD फ्री डिश पर भी दस्तयाब है।